पार्टनरशिप अकाउंटिंग आप लोगों का फेवरेट अकाउंटिंग का पोर्शन, जिसमें से सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, वन शॉट में, यानी एक ही वीडियो के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर। आपका पहला चैप्टर है जो आपके पार्टनरशिप अकाउंटिंग के बेसिक्स को बनाता है, एक नींव रखता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, बहुत मजा आने वाला है और एक एक कंसेप्ट अच्छे समझ में आएगा। तो यहां पर सबसे पहले हमें थियरी पोर्शन देखने को मिलेगा, और अगर हम बात करते हैं क्लास 12 की, तो ये थियरी ही आपको आपके न्यूमेरिकल्स करने में बहुत ज्यादा मदद करने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मीनिंग क्या है और फीचर्स क्या हैं पार्टनरशिप के। तो अगर हम डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं और इसको पढ़ते हैं तो इसी के अंदर से फीचर्स भी आपको दिखाई दे जाएंगे। सबसे पहले बात आती है कि ये सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर डेफिनेशन दी गई है, यानी कानून है इसके पीछे। ठीक है, और उसके अंदर ये सारी चीजें बताई जा रही हैं। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, तो बहुत प्यार से ये डेफिनेशन मैंने पढ़ तो दी है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। तो चलिए एक एक करके इसको अनफोल्ड करते हैं। तो पार्टनरशिप क्या है बेटा? पार्टनरशिप एक रिलेशन है। ठीक है, पार्टनरशिप क्या है? रिलेशन है। ये रिश्ता क्या कहलाता है वो समझेंगे। बिटवीन पर्संस, तो बेटा ये जो मैं सर्कल कर रहा हूं, मैं अंडरलाइन करूंगा जितनी चीजों को, वो चीजें बहुत सारी चीजें समझाने वाली हैं अब आपको। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स। ठीक है, प्रॉफिट शेयर करेंगे किसके बेटा? बिजनेस के प्रॉफिट शेयर करेंगे, और ये बिजनेस कैरी किया जाएगा सबके द्वारा या फिर कुछ लोग, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इनको हम देखने वाले हैं। तो रिलेशन क्या बेटा? रिलेशन का मतलब है, रिलेशन तब एस्टैब्लिश होता है जब एग्रीमेंट होता है। ठीक है, तो रिलेशन कब एस्टैब्लिश होता है? जब एग्रीमेंट होता है, जब दो या दो से ज्यादा लोग एग्री करते हैं कि हम पार्टनरशिप बिजनेस करेंगे, हम एक दूसरे के बिजनेस पार्टनर्स बनने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो एग्रीमेंट कैसे हो सकता है बेटा? ओरल एग्रीमेंट भी हो सकता है और रिटन एग्रीमेंट भी हो सकता है, और रिटन एग्रीमेंट भी हो सकता है। ओरल एग्रीमेंट को ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दी जाती, बल्कि आप ओरल एग्रीमेंट से पार्टनरशिप बना सकते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। लेकिन ओरल एग्रीमेंट कोई भी एविडेंस नहीं है कि भाई आपने क्या शर्तों पर बिजनेस एक साथ करने के लिए हाँ बोला था, इसलिए इसको नॉर्मली अवॉइड किया जाता है। और ज्यादा सेफ साइड की अगर हम बात करें तो रिटन एग्रीमेंट होता है, तो एक एक चीज लिखी हुई होती है कि भाई ये शर्तें थी जब इन दो लोगों ने या दो से ज्यादा लोगों ने पार्टनरशिप बिजनेस को स्टार्ट किया। ठीक है, तो रिटन एग्रीमेंट प्रेफरेबल है, और रिटन एग्रीमेंट आपका क्या कहलाता है? पार्टनरशिप डीड कहलाता है, अगर उसको हम रजिस्टर कराते हैं तो। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड, रिटन एग्रीमेंट क्या है बेटा? पार्टनरशिप डीड है। ठीक है, फिर से बता दूं, दोनों ही तरीके से आप पार्टनरशिप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ओरल एग्रीमेंट भी चलता है, ठीक है, लेकिन रिटन एग्रीमेंट ज्यादा बेहतर है। और रिटन एग्रीमेंट को आप रजिस्टर कराते हैं तो वो क्या बन जाता है बेटा? पार्टनरशिप डीड बन जाता है। पार्टनरशिप डीड क्या है सर? थोड़ा खुल के बताइए। तो बेटा ये वो चीज है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर सारी टर्म एंड कंडीशन होती है, राइट्स होते हैं पार्टनर्स के, पावर्स होती हैं पार्टनर्स की, ठीक है, और लाइबिलिटीज एटसेट्रा, मतलब सब कुछ इसके अंदर होता है जो भी पार्टनर और पार्टनरशिप से रिलेटेड होता है। सीधी बात, नो बकवास, जन्म कुंडली है पार्टनरशिप की। ठीक है, तो कैसे प्रॉफिट शेयर होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, हर बात इसमें लिखी हुई है। और इसके अंदर जो बातें लिखी होती है वो क्लॉजेस के फॉर्म में लिखी होती है, जो भी अलग अलग पॉइंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं क्लॉजेस। ठीक है, तो आप अपनी बुक में भी देखेंगे तो लगभग 20 क्लॉजेस आपको दिख जाएंगे, ठीक, जिसमें सारी डिटेल को कवर किया गया है कि भाई एडमिशन होगा, डेथ होगी, रिटायर होगा, पार्टनर, मतलब जो भी आप वाइल्डेस्ट थिंकिंग कर सकते हो कि भाई बिजनेस में हो सकता है, मौत तक के बारे में, बिजनेस में पार्टनर की डेथ तक के बारे में भी पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। ठीक है, कि अगर डेथ हो जाएगी तो उस केस में कैसे अकाउंटिंग होगी, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारी चीजें। ठीक है, तो रिलेशन मैंने आपको समझाया, रिलेशन से एग्रीमेंट, एग्रीमेंट से ओरल एग्रीमेंट, रिटन एग्रीमेंट है, और रिटन एग्रीमेंट में हमने पढ़ा पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड में ये सारी बातें होती हैं। ठीक है, तो रिलेशन है, पार्टनरशिप रिलेशन है, ये सारी बातों ध्यान रखते हुए। बिटवीन पर्सन, पर्सन के बीच में बेटा, तो कितने लोग, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, दो या दो से ज्यादा लोग, दो या दो से ज्यादा लोग, तो बेटा मिनिमम तो दो लोग होंगे ना, तो मिनिमम पर्सन कितने? 2। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं बेटा? 50 लोग हो सकते हैं। सर ये बात कहां लिखी है, ऐसे कैसे मान ले आपकी बात को? पार्टनरशिप एक्ट में लिखी है? नहीं लिखी है भाई। तो सर ऐसे कैसे बोलो? बेटा ये बात लिखी है सेक्शन 464 ऑफ इंडियन सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, रूल 10 ऑफ कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014 के अंदर, कि भाई मैक्सिमम 50 लोग पार्टनरशिप में हो सकते हैं। सर ये गैर लोग, कंपनी वाले, कंपनीज एक्ट हमारे लिए कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि हमें 50 मेंबर रखने हैं, कितने रखने हैं? तो बेटा उनकी भी मजबूरी समझो,
अगर वो नहीं बताएंगे तो कोई पार्टनरशिप छोड़ेगा ही नहीं, हर कोई पार्टनरशिप करता रहेगा, कोई कंपनी बनाएगा नहीं। क्यों कंपनी नहीं बनाएगा? क्योंकि कंपनी के लिए बहुत सारे कंप्लायंसेस होते हैं हमारे देश में के कानून के अंदर। ठीक है, तो उन्होंने डिसाइड करवा दिया जैसे तैसे, मजा आ गया। ठीक है, तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन 2 मिनिमम मैक्सिमम 50। ठीक, अब पर्सन होने कैसे चाहिए सर? अच्छा इंसान चाहिए अपने को बिजनेस करने के लिए, ऐसा नहीं है धोखेबाज, दगाबाज, नालायक ऐसा कोई इंसान मिल जाए। तो बेटा 3 लोगों को, 3 कैटेगरी की बात कर रहे हैं, उनको हटा करके बाकी लोग एकदम मस्त है। 3 कैटेगरी कौन कौन सी बेटा? पहली माइनर, हम माइनर को पार्टनर नहीं बनाएंगे सर, इनसे हमें क्या प्रॉब्लम है? बेटा हमें इनसे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कानून को हम पे शक है कि भाई अगर हमने माइनर को पार्टनर बना दी तो बच्चा समझ के उसको बेवकूफ बना देंगे, जो भी लॉस होगा उसको दे देंगे। तो बेटा बच्चे के साथ नाइंसाफी नहीं, वो बच्चा है, उसको टर्म एंड कंडीशन समझ में नहीं आएगी, ये ऐसा माना जाता। माइनर मतलब 18 साल से कम उम्र के लोग। सर आजकल के बच्चे तो बहुत तेज है। अरे ठीक है ना, छोड़ो, इतना डिटेल में नहीं जाना है। ठीक है, तुम तो साइकोलॉजी समझने लग गए आजकल 18 साल के बच्चों की। ओके, तो माइनर नहीं होना चाहिए। पहली चीज, किसी भी पर्सन को पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर बना रहे हैं तो वो माइनर नहीं होना चाहिए, 18 साल से कम नहीं होना चाहिए। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, POUM, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, यानी उसके दिमाग के जो पेच हैं, जो नट बोल्ट हैं बेटा ठीक टाइट होने चाहिए। यानी वो भाई मैड नहीं होना चाहिए, लुनेटिक नहीं होना चाहिए, पागल जिसको आप हिंदी में बोलते हैं। इवन कोई इंसान अगर ड्रंक भी है बेटा, किसी ने अगर अल्कोहल कंज्यूम की है और उसको हैंगओवर है, तो बेटा जब तक उसका हैंगओवर है तब तक बेटा वो अनसाउंड माइंड का पर्सन ही माना जाएगा। ठीक है, और अधिक जानकारी के लिए गजनी मूवी देखिए, लेकिन सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, ताकि आपको समझ में आए कि जब वो 15 मिनट के लिए आमिर खान भूल जाता था तब तक वो अनसाउंड माइंड का पर्सन होता था, लेकिन जैसे 15 मिनट तक की चीजें उसको याद आती थी वो साउंड पर्सन होता था, तब वो उस मूवी के अंदर भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करता था। ठीक है, तो पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जो परमानेंटली बेटा पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है वो तो नहीं आ सकता, लेकिन हाँ कोई इंसान टेम्परेरी अगर ऐसा है तो बेटा जब वो ठीक होता है, जब वो अपने सेंसेस में होता है, तब उसको पार्टनर बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे कोई बनाएगा नहीं प्रैक्टिकली। फिर एक और कैटेगरी है, वो है पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, PDBL, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। कानून नहीं बोल दिया इससे दूर रहना, ये खतरनाक है। ठीक है, या तो उसको कोई सजा हो रही है, ठीक है, जेल में है, या फिर जेल नहीं है तो भाई उसको किसी और तरह की पनिशमेंट दी है कि भाई इसने घोटाले किए थे, अब हम इससे ये हक छीनते हैं कि ये किसी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर सकता है। ठीक है, इमेजिनरी बात बता रहा हूं, लेकिन हो सकता है ऐसा। ठीक है, हो सकता है ऐसा। तो अगर किसी को कानून ने ही डिस्क्वालीफाई कर दिया, पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, कानून ने ही मना कर दिया, ये लायक ही नहीं है, नालायक है, तो ऐसे 3 कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं बेटा, इनको हम पर्सन जो है, इन पर्संस को हम पार्टनरशिप में नहीं लाते हैं। बाकी इनके अलावा जो भी हैं वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट सब कर सकते हैं, तो उन लोगों को पार्टनरशिप में ले आओ। तो हमने क्या पढ़ा? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट। सिर्फ प्रॉफिट शेयर करेंगे सर, सिर्फ प्रॉफिट शेयर करेंगे? नहीं बेटा, लॉस भी शेयर करते हैं, ये तो एक अंडरस्टूड बात है, इसमें कोई बताना पड़ रहा है? लॉस होगा तो लॉस शेयर करेंगे, लेकिन हाँ 2 पॉइंट ऐसे हैं जहां पे लॉसेस को शेयर नहीं करते। ठीक है, लॉसेस को शेयर नहीं करते। 2 पॉइंट्स सर, कौन से 2 पॉइंट्स बेटा? जब माइनर को अगर आप पार्टनर, सर 1 मिनट सर, व्हाट इज दिस? आपने अभी बोला माइनर को पार्टनर नहीं बना सकते, बोला कि नहीं बोला? हाँ बेटा बोला। अब आप बोल रहे हो कि लॉस हम किसको नहीं देंगे? पार्टनर अगर माइनर हुआ तो। अरे सर अब कैसे पलट गए अपनी बात से? तो बेटा आगे कानून में भाई लगा कि हाँ माइनर को पार्टनर बना सकते हैं, तो माइनर को जब पार्टनर बनाना चाहा तो भाई कानून ने पहली शर्त रख दी, लॉस नहीं बांटोगे। यानी जब अगर लॉस मिलेगा ही नहीं तो बच्चों को तुम बेवकूफ बना ही नहीं सकते, और इसी वजह से तो पहले मना किया था कि पार्टनर मत बनाना। आई बात समझ में? तो इसलिए बेटा अगर माइनर पार्टनर है तो बेटा लॉस नहीं दे सकते, तब तो प्रॉफिट ही देना पड़ेगा, और प्रॉफिट नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं दो, लॉस तो मत दो एटलीस्ट। या फिर आपने गारंटी दे दी है बेटा, गारंटी दी है किसी पार्टनर को कि भाई तेरे को मिनिमम प्रॉफिट इतना मिलेगा ही मिलेगा, तो इस केस में भी जब गारंटी दे दी, बोलो जुबान गारंटी, ठीक है, कि तुमने गारंटी दे दी है भाई, तो उस केस में जब तुमने वादा किया है, रिटर्न में बोल रखा है भाई, तो उस टाइम पे तुम कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते कि तुम उसको लॉस दे दो, है ना? चलिए बेटा ये बात समझ में आ गई। तो प्रॉफिट शेयर किसका करोगे? बिजनेस का करोगे। सर बिजनेस कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए बेटा, सिंपल बात, लॉफुल, कानूनी होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। सर ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, कौन सा हम गैर कानूनी काम करें, पुलिस नहीं ले जाएगी?
और क्या, यही तो बात बोलूं, और क्या, यही तो। अब 2 पॉइंट्स है बेटा, 2 पॉइंट्स इसमें भी है कि बेटा पहली बात चैरिटेबल एक्टिविटी को हम बिजनेस नहीं मानते, एक्टिविटी को हम बिजनेस नहीं मानते। और बेटा जॉइंट ओनरशिप को भी हम बिजनेस नहीं मानते। तो जो बिजनेस नहीं है तो वो पार्टनरशिप नहीं हो सकता, जो बिजनेस ही नहीं है वो पार्टनरशिप भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब लास्ट बात आती है कैरिड ऑन बाय ऑल या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कि या तो सारे के सारे लोग बिजनेस चलाएंगे या फिर कुछ लोग चलाएंगे लेकिन सबके बिहाफ पे चलाएंगे। तो ये बात बताती है बेटा म्यूचुअल एजेंसी को। किसको बेटा? म्यूचुअल एजेंसी को। इसको हम एजेंट प्रिंसिपल रिलेशन भी बोलते हैं। यानी अगर मैं एक पार्टनर हूं और आप मेरे बिजनेस पार्टनर हैं, तो मैं अगर कोई भी काम कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या, आपको और मुझको मिला करके हम बोलते हैं कि ये पार्टनरशिप फर्म है। तो अगर मैं काम कर रहा हूं तो मैं पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे काम कर रहा हूं, तो मेरा कोई भी एक्शन आपको भी बाइंड कर रहा है। दैट मींस जो मैंने किया उसका भुगतान आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम टीम है, हम पार्टनरशिप में है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से बेटा हमने डेफिनेशन भी पढ़ ली, मीनिंग पढ़ ली, और हमने फीचर भी पढ़ लिए हैं बेटा इसके। ठीक है, फीचर भी पढ़ लिए हैं। आप एक बार ओपन करके देखना अपनी बुक, सारे फीचर इसमें से आपको मिल जाएंगे। इसे बोलते हैं पोस्टमार्टम करना बेटा किसी भी डेफिनेशन का। और डेफिनेशन वाकई में कमाल की चीज़ होती है, चाहे आप इकोनॉमिक्स में पढ़ो, अकाउंट्स में पढ़ो, बिजनेस स्टडीज में पढ़ो, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फिर बात करते हैं बेटा नेचर ऑफ पार्टनरशिप की, कि अगर हम पार्टनरशिप के नेचर को थोड़ा सा समझें तो ये क्या है। तो बेटा अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू तो चाहे पार्टनरशिप हो, कंपनी हो, सोल प्रोप्राइटरशिप हो, या किसी भी फॉर्म ऑफ बिजनेस की बात करें, तो बेटा हमें बस एक ही चीज अकाउंटिंग में बताई जाती है, वो है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट या बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, जो एक ही बात हमें बोलता है कि कोई भी बिजनेसमैन सेपरेट होता है अपने बिजनेस से। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म पार्टनर से सेपरेट है, पार्टनरशिप इज सेपरेट फ्रॉम पार्टनर्स। तो इसलिए हम अकाउंटिंग पार्टनर की नहीं कर रहे हैं, हम पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग कर रहे हैं, उसका हिसाब किताब देख रहे हैं। फिर आता है बेटा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू हमें बोलता है कि भाई जो तुमने एग्रीमेंट किया, उस एग्रीमेंट करने के पीछे तुम्हारा रीजन ही यही था कि कल को कोई कलेश हो जाए, कोई डिस्प्यूट हो जाए, तो आप उसको कानूनी रूप से सुलझा सको। तो वो जो रिटन एग्रीमेंट था वो बनाने के पीछे आपकी इंटेंशन ही थी कि आप एक दूसरे को लीगली बाउंड करें, ऑब्लिगेशन सेट करें लीगल। ठीक है, तो आपने वो एग्रीमेंट में एंटर किए, इसी वजह से जो फर्म है वो एग्जिस्टेंस में आई। तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप दोनों बिजनेस पार्टनर नहीं बनते, आप दो लोग बिजनेस पार्टनर नहीं बनते, तो ये बिजनेस ही नहीं होता। तो अगर आप ही अलग हो गए तो बिजनेस भी नहीं रहा। तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू कहता है कि भाई पार्टनरशिप फर्म इज नॉट सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी पार्टनरशिप की कोई भी अलग से कानूनन रूप से पहचान नहीं है अगर पार्टनर्स एक साथ नहीं है। तो पार्टनर हैं तो फर्म है, तो ये दोनों एक ही है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब ऐसे थोड़ी ना कि भाई कानूनी रूप से कुछ गलत हो रहा है, नहीं, फर्म तो अलग है, हम तो पार्टनर्स ही हैं बस। तो बेटा कर तो तुम ही रहे हो। तो यही बात समझ में आई। फिर बात करते हैं बेटा राइट्स ऑफ पार्टनर्स की। पार्टनर्स के राइट्स की बात करें तो बेटा क्या है राइट्स। तो सबसे पहला राइट हर पार्टनर का होता है कि भाई मैनेजमेंट में हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी बिजनेस जो चला रहे हैं पार्टनरशिप बिजनेस, इसको मैनेज करने का राइट होता है। हर मैनेजमेंट के हर काम में हम अपना योगदान दे सकते हैं, हम अपने हिसाब से भी काम कर सकते हैं, और कोई और भी अगर काम करेगा तो जो भी बिजनेस के अफेयर्स है वो उनसे कंसल्ट किए जाएंगे। यानी हमसे भी भाई विचार विमर्श करो, हमसे भी पूछो, हम बिजनेस पार्टनर है भाई। फिर आता है थर्ड इंस्पेक्ट, राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट। जो भी अकाउंटिंग हो रही है उसको जांचने का हक है हमारा। हम पार्टनर है भाई, हिसाब किताब तो देखेंगे ही ना, और उसकी फोटोकॉपी भी निकलवा के रख सकते हो तुम एज अ पार्टनर। राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेज इन एग्रीड रेशो, जो भी अनुपात तय हुआ है कि भाई लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ तो उसका जो भी अनुपात तय हुआ उसमें बांटने का हक है। तुम्हारा हक बनता है कि जो भी तुमने डिसाइड किया था आपस में मिलकर के वो प्रॉफिट और लॉस को उसी रेशियो में बांटा जाए। और आपका क्या हक है कि अगर आपने अपनी ही बिजनेस को लोन दे रखा है, अपनी फर्म को लोन दे रखा है, तो उस लोन पे इंटरेस्ट रिसीव करने का हक है। फिर आता राइट टू एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज बेस्ट जजमेंट। हर पार्टनर अपने विचार के हिसाब से
अब ऐसा नहीं है कि बाकी सब बोल रहे हो तो तुम्हें भी वही करना पड़ेगा। आपकी बेस्ट जजमेंट क्या है उस बेसिस पे आप एक्ट कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे खुद ही आपको अपनी फर्म को रिप्रेजेंट करना पड़ता है, तो जो आप वहां पे करते हो वो आप अपनी बेस्ट जजमेंट के हिसाब से कर सकते हो। आप पे कोई उंगली नहीं उठा सकता कि आपने ऐसा क्यों करा, हमसे कंसल्ट क्यों नहीं करा। बेटा आपको प्रूव करना पड़ेगा कि वो सिचुएशन ऐसी थी कि तुमसे कंसल्ट कर नहीं सकते थे, और तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा कि जो तुम्हारा डिसीजन था, जो भी तुम्हारा एक्शन था, वो तुम्हारी फर्म के इंटरेस्ट में था, तुम्हारे फर्म के भले के लिए था। ठीक है, उसमें कोई सेल्फ मोटिव नहीं था। तो उस केस में आप बेस्ट जजमेंट के बेसिस पे एक्ट कर सकते हो। देयर इज नो हार्म, देयर इज नो प्रॉब्लम, इट इज अ राइट। ठीक है, एक और राइट है जो यहां पे लिखा है कि डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। कोई नया पार्टनर हमारी मर्जी के बिना हमारी पार्टनरशिप में एंटर नहीं कर सकता। अगर भाई 4 पार्टनर है, एक ने बोल दिया भाई मुझे इस पार्टनर को एंटर नहीं करना, 5वें पार्टनर को, ये मुझे सही नहीं लग रहा, आप डिसअलाउ करें, वो आ ही नहीं सकता। ये राइट है तुम्हारा, किसी को आने से रोक सकते हो अपने बिजनेस में, क्योंकि तुम्हारा भी तो उतना ही बिजनेस है जितना बाकियों का है। फिर रिटायर फ्रॉम द फर्म। भाई ऐसा तो है नहीं कि पार्टनरशिप कर ली तो अब जाने नहीं देंगे, बंधुआ मजदूर बना लेंगे। भाई रिटायर होने का मन है, होंगे भाई, तो ये भी एक राइट है कि आप फर्म से क्या हो सकते हो बेटा, रिटायर हो सकते हो। एंड लास्टली बट नॉट द लीस्ट, इंडेमनीफाई करवा सकते हो खुद को, कि अगर तुमने फर्म के बिहाफ पर कोई खर्चा किया अपने पर्सनल पैसे से, तो बेटा आप बिजनेस से वो पैसा वापस ले सकते हो, इंडेमनीफाई करवा सकते हो, क्षतिपूर्ति करवा सकते हो उस पैसे की जो तुमने पेमेंट करी है। ठीक है, तो ये सारे राइट्स है। फिर आता है लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर की लायबिलिटीज क्या होती हैं? तो बहुत बढ़िया है, बहुत आसान है, मजेदार है कि जो लायबिलिटीज हैं, जो बिजनेस ले रहा है, बिजनेस कर रहा है, उसका इंपैक्ट सारे पार्टनर पे इक्विवेलेंट तौर पे पड़ेगा, बराबर पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा अगर हम स्पेशली कुछ चीजों के बारे में मेंशन करना चाहें, तो सबसे पहली चीज, कोई पार्टनर अपने ही पार्टनरशिप के कंपटीशन में कोई और बिजनेस एस्टेब्लिश करता है और भाई बाद में पता चलता है तो बुरा तो लगता है, गद्दारी करता है भाई। ठीक है, तो सिमिलर बिजनेस कैरी किया जा रहा है अपनी ही पार्टनरशिप के कंपटीशन में, ये बात तो गलत है। तो उससे अगर तुम प्रॉफिट कमाया है तुमने जो भी, वो तुम्हें लाकर अपनी ओरिजिनल फर्म को पे करना पड़ेगा। ये लायबिलिटी है एक पार्टनर पे, धोखा देने की। ठीक, फिर आता है बेटा कि अगर आप किसी ट्रांजैक्शन से, बिजनेस की अपनी, आपके बिजनेस की, आपके पार्टनरशिप की किसी ट्रांजैक्शन से कोई प्रॉफिट कमा रहे हो, फर्म की प्रॉपर्टी को यूज करके कोई प्रॉफिट कमा रहे हो, या फर्म के बिजनेस कनेक्शन को यूज करके कोई प्रॉफिट कमा रहे हो, तो वो प्रॉफिट लाकर वापस दो। ठीक है, फर्म को पे करो। आई बात समझ में? फर्म को पे करो। इसके बाद बहुत सारी बातें कर ली, अब आती है बात कि अगर पार्टनरशिप डीड, जिसके लिए इतनी बातें हो रही हैं, अगर वो पार्टनरशिप डीड है ही नहीं है तो क्या करोगे? तो भाई बिजनेस तो करना है, पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है, या फिर कोई पॉइंट ऐसा जो पार्टनरशिप डीड में होना चाहिए था पर है नहीं, तो उस केस में आप पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग काम करने वाले हो। और उसमें क्या क्या बातें लिखी हैं? तो उसमें लिखा है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसको हम प्यार से आगे से PSR बोलेंगे, वो इक्वल रहेगा, यानी हर पार्टनर को बराबर प्रॉफिट बांटा जाएगा, बराबर लॉस बांटा जाएगा। और जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कोई भी कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउ नहीं किया जाएगा, कोई भी ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा, किसी भी पार्टनर को कोई रेम्युनरेशन मतलब मॉनेटरी बेनिफिट्स जो पार्टनर को दिए जाते हैं, जैसे सैलरी, बोनस, कमीशन, कुछ भी नहीं दिया जाएगा। लेकिन हां भाई और बहनों, 6% का पर एनम का वार्षिक रूप से इंटरेस्ट अलाउ किया जाएगा अगर किसी पार्टनर ने अपने बिजनेस को लोन या एडवांस दे रखा है। ये तो उसका हक है ही, राइट्स में भी हमने पढ़ा था कि उसको लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा अगर उसने अपनी फर्म को दे रखा है। तो ये चीजें थी जो मेन आपकी थियरी का पोर्शन कवर करती है। ठीक है, तो मेन बातें मैंने आपको बताई। अब बात करते हैं कुछ ऐसे कंसेप्ट्स की जो आपको न्यूमेरिकली बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इवन जो मैंने आपको अभी तक पढ़ा है वो भी आपको न्यूमेरिकली बहुत हेल्प करने वाला है, लेकिन अब एकदम हार्डकोर उस चीज पे आ चुके हैं जो बेटा आपको सीधे ठक से क्या पढ़ाएगी बेटा, न्यूमेरिकल कंसेप्ट्स पढ़ाने वाली हैं। तो बेटा आप लोगों को इस बार क्या बनाना है, इस बार एक स्पेशल अकाउंट बनाना है। आपको आपके फाइनल अकाउंट्स का एक्सटेंडेड वर्जन बनाना है। आपने 11th क्लास में क्या सीखा है? आपने सीखा है कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते, लेकिन उसके आगे भी कुछ है बेटा कहानी, और वो पार्टनरशिप फर्म के लिए है। सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में वहीं तक था जो आपने 11th क्लास में पढ़ा, लेकिन अब जब आप पार्टनरशिप पढ़ रहे हो तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, लेकिन आपको एक और चीज बनानी है, इसकी 3rd इंस्टॉलमेंट, इसका एक्सटेंडेड वर्जन। किसका? प्रॉफिट एंड लॉस का।
तो प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सटेंडेड वर्जन क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जैसे आप ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्ट इनकम लिखते थे, जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, अभी मैंने क्या बोला, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, सॉरी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम लिखते थे, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आप इनडायरेक्ट आइटम्स लिखते थे, इनडायरेक्ट इनकम हो चाहे एक्सपेंस हो। अब ऐसे ही हमें यहां पे बाइफरकेट करना है। और अब जो हम दो तरह की आइटम पढ़ने वाले हैं वो क्या है बेटा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्या है बेटा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सर ई का होता है, मतलब सर ये क्या होता है? तो बेटा ये कुछ तो बढ़िया होता है जो आपको भाई ये चैप्टर कराने में बहुत ज्यादा मदद करेगा, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ठीक है, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को हम क्या बोलेंगे? CAP बोलेंगे प्यार से, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, हम शॉर्ट में चीजें निपटाने वाले हैं। और शॉर्ट में मतलब भाई बड़े बड़े वर्ड्स क्या बोलना? CAP, बाकी टाइम बचेगा तो कहीं अच्छी जगह पे लगाएंगे। फिर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ओ माय गॉड लाइफ निकल जाएगी इसको बोलते बोलते, AOP बोलेंगे इसको। बेटा चार्ज जो भी होता है, किसी भी चीज का चार्ज हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज हो, चाहे वो टेलीफोन चार्ज हो, किसी भी चीज का चार्ज हो, वो बेटा आपके लिए कंपलसरी नेचर का होता है। बिजली का बिल आया, मैं नहीं भरूंगा, क्यों नहीं भरेगा भाई? मस्त AC चलाया ना, ठंड में मस्त गीजर चलाया ना, फ्रिज चलाया ना, सब कुछ। तो भाई चार्ज जो है वो कंपलसरी पे करना ही पड़ेगा। बिजनेस को भी पे करना पड़ता है, चाहे लॉसेस हो तब भी पे करना पड़ेगा। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एक ऐसी चीज है, चाहे लॉस हो, लॉस में हो बिजनेस, चाहे प्रॉफिट्स हो रहे हो, आपको पे करना ही पड़ता है। फॉर एग्जांपल सैलरी टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को सैलरी देनी ही पड़ती है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस, रेंट, ये सारी चीजें देने ही पड़ते हैं। और ये सब आप पढ़ चुके हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आप लिखते भी हैं। लेकिन दूसरी ओर अगर हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं, तो एप्रोप्रिएशन क्या होता है बेटा? एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बेटा? डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और डिस्ट्रीब्यूशन, बंटवारा, बंटवारा तो तभी होगा ना जब प्रॉफिट होगा। तो ये कब होगा? AOP। बंटवारा कब होगा? ओनली इफ देयर इज प्रॉफिट, देयर इज प्रॉफिट। कि अगर प्रॉफिट हुआ तभी हम ये काम करने वाले हैं, अदरवाइज नहीं करने वाले। ठीक है, तो क्या एग्जांपल है बेटा एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट के? सैलरी टू पार्टनर, पार्टनर को तभी सैलरी दोगे जब प्रॉफिट होगा, लॉस हुआ तो नहीं मिलने वाली। सर क्यों? उसका दिल नहीं है। अरे बेटा दिल से काम नहीं चलता, काम चलता है कि भाई तुम पार्टनर हो, तुम मालिक हो बिजनेस के, और तुम्हारे बिजनेस लॉस में चल रहा है और तुम रो रहे हो बैठकर, मुझे सैलरी नहीं दी। फूफा हो क्या जो नाराज हो रहे हो? है ना, ऐसे थोड़ी होता है भाई। तुम अपना बिजनेस चलाने या डुबोने के लिए आए हो? ठीक है, तो इसीलिए बेटा सैलरी टू पार्टनर एक कंपलसरी नेचर की चीज नहीं है, ये तभी दिया जाएगा जब प्रॉफिट होगा, नहीं होगा तो नहीं देंगे। कैपिटल पे इंटरेस्ट, कैपिटल किसकी? पार्टनर की। पार्टनर को इंटरेस्ट नहीं दे रहे भाई, लॉस हुआ है, क्या करें? रेम्युनरेशन टू पार्टनर, पार्टनर को रेम्युनरेशन, सैलरी, बोनस, कमीशन तभी देंगे जब प्रॉफिट्स होंगे। तो बेटा अगर प्रॉफिट हो गए तो ये सारी चीजें दी जाएंगी, और ये सारी चीजें कहां लिखी जाएंगी बेटा? ये लिखी जाएंगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि एक एक्सटेंडेड वर्जन है किसका? PL अकाउंट का। ठीक है, चलो भाई मजेदार, एकदम जबरदस्त, फुल एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हुए। अब बेटा PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिखता कैसा है? शक्ल देख लो। तो बेटा है वही चीज, मैंने बोला ना कि उसी खानदान से बिलोंग करता है, तो वही काम होगा बेटा। डेबिट साइड पे सारे एक्सपेंसेस आएंगे, क्रेडिट साइड पे सारी इनकम आएंगी, और यहां पे चीजें आकर के राइट ऑफ हो रही हैं। कौन सी बेटा? AOP वाली। ठीक है, फाइनल अकाउंट्स के अंदर चीजें राइट ऑफ होती हैं। क्या होती हैं बेटा? राइट ऑफ होती हैं, और राइट ऑफ हो रही हैं तो फाइनल अकाउंट में ही हो रही हैं। और ये कौन सा बेटा? ये है PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें सारे एप्रोप्रिएशन आते हैं। तो बेटा देखो एक्सपेंस क्या है? अगर किसी पार्टनर को फर्म इंटरेस्ट पे कर रही है तो बेटा फर्म के लिए तो एक्सपेंस है ना, तो हमने लिख दिया। पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं भाई, एक्सपेंस है फर्म के लिए, लिख दिया। ओके, पार्टनर को कमीशन दे रहे हैं, रिजर्व बना रहे हैं, ये सारी चीजें बेटा हमारे प्रॉफिट्स को कम करती हुई जा रही हैं, तो ये डेबिट साइड पे ही आएंगी। और फिर बात करते हैं यहाँ पे बेटा, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था उससे चिपक के ये अकाउंट बनेगा। तो जैसे ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर होता था PL के अंदर क्रेडिट साइड पे, वैसे ही डेबिट साइड पे PL अकाउंट के अंदर जो नेट प्रॉफिट आया है वो हम ट्रांसफर कर देंगे इसको कहां पे बेटा? PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। और बेटा एक इनकम भी है जो PL एप्रोप्रिएशन में आती है, जिसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये क्या है? ये पार्टनर अगर ड्राइंग करता है तो पार्टनर को पे करना पड़ता है अपने ही बिजनेस को इंटरेस्ट। तो बेटा अब तो फर्म को पैसा मिल रहा है ना, ये तो उसकी इनकम हो गई। अगर ये उसकी इनकम है तो बेटा लिखो ना क्रेडिट साइड पे, किसने रोका है? और अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो इसका मतलब प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट को आप पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट में बांट देंगे। सर करंट अकाउंट क्या होता है? सर करंट अकाउंट तो बेटा अभी बताएंगे ना।
कैपिटल अकाउंट का ही भाई होता है, अभी बताते हैं। तो लो बेटा, अभी उससे पहले कुछ दिल के सवाल हैं जिसके बारे में हमें बात करनी है कि सर अभी आप पार्टनर के लोन की बात कर रहे थे तो उसके बारे में कुछ बताओ ना। तो क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर? हाँ मगर जो भी है बड़ा अच्छा लगता है। तो पार्टनर को अगर लोन पे इंटरेस्ट मिल रहा है तो सर ये भी तो खर्चा है। हाँ बेटा बिल्कुल खर्चा है। तो बेटा यही तो पॉइंट है, क्या ये सीएपी है, क्या ये एओपी है? सर पार्टनर को मिल रहा है तो सर एओपी होगा ना, अभी पढ़ा ना हमने, सैलरी टू पार्टनर, रेम्युनरेशन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन लोन भी नहीं बेटा, यही तो जाल था बेटा, ये है एक सीएपी। क्योंकि अगर आपका पार्टनर आपके बिजनेस को ही लोन दे रहा है तो उसने थर्ड पार्टी एक्ट किया है। थर्ड पार्टी कौन होता है? गैर लोग, पराये लोग। हमें पराया समझा? क्या आपके पापा ने कभी आपको पैसे देते वक्त बोला है कि बेटा मैं 100 रुपए दे रहा हूं, 1 महीने बाद वापस लूंगा 120 रुपए ब्याज लगा के? बेटा उस दिन इंसानियत से विश्वास उठ जाएगा। ठीक है, तो बेटा अपने ही लोग ऐसे करेंगे तो क्या होगा? ये तो गलत बात है। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। अगर किसी बैंक के पास जाके लोन लेते उसको भी तो इंटरेस्ट देना पड़ता, तो वही हरकत बेटा आपके पार्टनर ने आपके बिजनेस के साथ की है। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, यानी कंपलसरी टू पे। इसका मतलब ये कहां जाके राइट ऑफ होगा? ये पीएल अकाउंट के अंदर जाके राइट ऑफ होगा। ठीक है, तो पहली एंट्री क्या होगी? पहली एंट्री क्या होगी? तो एंट्री होगी भाई इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट। बेटा एक बात ध्यान रखना, चाहे एओपी हो चाहे सीएपी हो, अगर वो एक्सपेंस है तो एक्सपेंस के लिए रूल तो वही रहेगा जो 11th क्लास में आपने पढ़ा के डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो बेटा ये एक्सपेंस है, चाहे एओपी हो चाहे सीएपी हो, हमने डेबिट कर दिया। अब बेटा डेबिट कर दिया तो या तो मैं इंटरेस्ट पे करूंगा, और नॉर्मली इंटरेस्ट ईएमआई के साथ पे होता है अगर हम लोन को ईएमआई में चुका रहे हैं तो बेटा जब तक अगर पे नहीं हुआ तो वो लोन को ही तो इंक्रीज करा। लोन एक लायबिलिटी, लायबिलिटी क्रेडिट बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, सिंपल। और बेटा अब राइट ऑफ करेंगे। ये तो हमने क्या करा? रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड किया यानी बिजनेस में एंटर किया, बिजनेस में आ गया ये एक्सपेंस। अब बिजनेस से जा रहा है, टाटा बाय बाय। कहां जाएगा बेटा? ये कहां जाके खत्म होगा? पीएल अकाउंट के अंदर जाके खत्म होगा। तो अब आया था तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। क्यों? क्योंकि ये सीएपी था इसलिए पीएल में आ गया। अगर ये एओपी होता तो यहां पे पीएल अकाउंट नहीं, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता। ठीक, फिर बात करते हैं रेंट पेड टू पार्टनर। सर अब तो समझ ही गए कि सर इसने फिर से दगाबाजी करी, पार्टनर होके अपनी ही बिजनेस को, अपनी ही बिल्डिंग रेंट पे देता है, नालायक। ठीक है, तो समझ गए ना बेटा? तो ये क्या है? ये भी एक सीएपी है, और इसके साथ भी वही होगा जो ऊपर आपको दिखाई दे रही है जनरल एंट्री। तो बेटा रेंट एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस टू डेबिट होंगे ही होंगे। अब या तो मैं रेंट पे करूंगा तो भाई कैश कम होगा तो कैश एक एसेट, एसेट कम होता है तो क्रेडिट होता है। और अगर मैं रेंट पे नहीं करूंगा तो ये एक लायबिलिटी बन जाएगा, रेंट पेबल अकाउंट, क्रेडिट हो जाएगा, या फिर आउटस्टैंडिंग रेंट भी बोल सकते हैं इसको हम। अब बेटा रेंट रिकॉर्ड हो चुका है, अब इसको राइट ऑफ करेंगे तो बेटा रिकॉर्ड करने पे डेबिट, राइट ऑफ करने पे क्रेडिट, यानी खत्म हो गया बेटा। आया था मतलब डेबिट करके क्रेडिट कर दिया, यानी इसका इंपैक्ट खत्म, उसको पीएल के में इंपैक्ट हमने दिखा दिया है। कहां जाएगा बेटा? पीएल अकाउंट में। क्यों जाएगा? क्योंकि ये सीएपी है। फिर बेटा जब हमने सीएपी की एंट्रीज कर ली तो एओपी की एंट्री करने में क्या जाता है ना? तो बेटा देखो अब ये सारी चीजें जो हम पढ़ने वाले हैं वो बेटा एओपी होगी, लेकिन डेबिट क्रेडिट के रूल तो मैंने जैसा कहा कि भाई चाहे एओपी हो चाहे सीएपी हो, डेबिट क्रेडिट के रूल तो वैसे ही लगेंगे जैसे लग रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, चलिए, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एक्सपेंस है क्योंकि फर्म को कैपिटल पे पार्टनर को इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। तो बेटा पार्टनर को पैसा मिल रहा है फर्म के थ्रू, तो बेटा वो उसका एक्सपेंस है, डेबिट कर दिया हमने। और पार्टनर की कैपिटल में वो पैसा है, कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्रेडिट कर देते हैं बेटा। अब बेटा ये रिकॉर्ड हो गया, अब राइट ऑफ करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट किया था, अब क्रेडिट करके राइट ऑफ हो गया बेटा। अब कहां जाएगा बेटा? पीएल एप्रोप्रिएशन में। क्यों? क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन है, तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। फिर आगे बात करते हैं बेटा, अब चाहे रेम्युनरेशन की बात करें, सैलरी हो, बोनस हो, कमीशन हो, है तो सारे एक्सपेंस रिकॉर्ड करते वक्त डेबिट करेंगे, और पार्टनर की कैपिटल को इंक्रीज कर देंगे। और इंक्रीज होती है तो बेटा कैपिटल तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। और बेटा अब राइट ऑफ करेंगे सैलरी, बोनस, कमीशन को, तो पहले डेबिट किया था अब क्रेडिट कर देंगे। और बेटा कहां पे डेबिट हो जाएगा? ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो सारे बेटा एओपीस की बात कर लेकिन इनकम वाली बात भी कर लेते हैं। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमारे बिजनेस की इनकम है जो पार्टनर बिजनेस को दे रहा है इंटरेस्ट, क्योंकि पार्टनर ने ड्राइंग करी थी। तो ये तो बेटा बिजनेस की इनकम, इनकम क्या होती है? क्रेडिट होती है। और इस वजह से पार्टनर की कैपिटल क्या होगी बेटा? कम हो जाएगी। पार्टनर की कैपिटल कम होती है तो क्या करते हैं बेटा? वो लायबिलिटी, लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट करते हैं। अब बेटा हमने इनकम को क्रेडिट कर दिया, रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन अब राइट ऑफ करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि आई थी तो क्रेडिट, जाएगी तो डेबिट। जाएगी कहां पे बेटा? पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, तो पीएल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अब बेटा कैपिटल अकाउंट समझ लेते हैं। कैपिटल अकाउंट अभी हमने पढ़ा था ना, करंट अकाउंट, करंट अकाउंट दिख रहा है,
अब समझ में आएगा वीडियो एकदम बढ़िया तरीके से। तो छात्र और छात्राओं, बेटा दो मेथड है, एक है फिक्स्ड कैपिटल, दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। फिक्स्ड कैपिटल नाम से पता चल रहा है कि जो बिजनेस पार्टनर्स ने पैसा लगाया उसमें से एक बहुत बड़ा पोर्शन हम फिक्स करना चाहते हैं और बाकी पोर्शन को हम यूज करेंगे डे टू डे जो एक्सपेंसेस हैं, जो रूटीन एक्सपेंसेस हैं उनको करने के लिए। ठीक है बेटा, ओके, आई बात समझ में। फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की बात अगर हम करें तो ऐसी कैपिटल जो चेंज होती रहे, कम होती रहे, ज्यादा होती रहे, उसी में से पे करेंगे, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, हम एक ही अकाउंट बनाएंगे। तो जहां पे फिक्स रखना है एक तो फिक्स के लिए अकाउंट बना दिया, और जहां पे हमें डे टू डे यूज करना है उस कैपिटल को हमने अलग रखा करंट अकाउंट के अंदर। तो बेटा फिक्स कैपिटल क्या कभी चेंज नहीं होगी जब बेटा हम एडिशनल कैपिटल लगाएंगे या फिर हम कैपिटल में से विड्रॉ करेंगे। दो तरह की ड्राइंग है बेटा, अगर हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक के कंटेक्स्ट में दो तरह की ड्राइंग है। एक ड्राइंग है ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल, एक ड्राइंग है ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट। तो ऑब्वियसली कैपिटल में से अगर हमें ड्राइंग निकालनी है, दैट मींस कि वो ड्राइंग कुछ इंपॉर्टेंट होगी, बड़ा अमाउंट होगा। ठीक है, बेटे को कनाडा भेजना होगा, बेटे की शादी करनी होगी, बेटी को MBA करानी होगी, CA करानी होगी, कुछ तो करना होगा, तो बड़ा खर्चा था, इसलिए आउट ऑफ कैपिटल ड्राइंग हुई है। ठीक है, जो दूसरी ड्राइंग की बात करें बेटा, ये आउट ऑफ प्रॉफिट है, छोटी मोटी ड्राइंग होगी इसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो। ठीक है, तो बेटा ये हमारे फिक्स कैपिटल को चेंज करने का दम रखती है, ये कैपिटल को इंक्रीज करेगी, ये कैपिटल को घटाएगी। फिर बाकी जितनी भी चीजें बची बेटा वो करंट अकाउंट में आएगी। ठीक है, चाहे वो ड्राइंग है, चाहे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, चाहे लॉसेज हैं, ये सारे हमारे करंट अकाउंट के अंदर जो कैपिटल रखी है उसको कम करेंगे यानी माइनस करेंगे। और जितने प्रॉफिट्स हैं या जितने AOP वाले एक्सपेंसेस हैं, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी है, बोनस है, कमीशन है जो पार्टनर को दी जा रही है, वो सारे के सारे करंट अकाउंट में रखी हुई कैपिटल को इंक्रीज करेंगे। आई बात समझ में। और वहीं अगर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल को देखें तो अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, फिक्स करो ना करो, एक ही अकाउंट बनाएंगे, जय हिंद जय भारत। तो सारी की सारी चीजें जो आपको यहाँ पे अलग अलग अकाउंट में दिख रही हैं वो एक ही जगह पे होंगी। ये सारी चीजें कैपिटल को ऐड करेंगी, ये सारी चीजें कैपिटल को लेस करेंगी। चाहे वो बड़े नेचर की चीज हो यानी कैपिटल विड्रॉन हो, चाहे नॉर्मल ड्राइंग हो जो ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट होती है, चाहे लॉसेज हो, चाहे वो हमारा IOD यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो। ठीक है, एडिशनल कैपिटल हमारी कैपिटल को बढ़ाएगी, प्रॉफिट हमारे कैपिटल को बढ़ाएगा, और जितने भी AOP है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन टू पार्टनर, वो सब बेटा हमारे कैपिटल को बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, आई होप एकदम मजे से बात समझ में आ रही है, एकदम ही मतलब ऐसा पढ़ने में मजा आ जाए तो फिर क्या बात है। ठीक है, ऐसा पढ़ने में अगर मजा आ जाए तो क्या बात है। और अगर एग्जाम में इसी कॉन्सेप्ट में से क्वेश्चन पूछा जाए तो फिर तो मतलब अलग ही लेवल पे आप इंजॉय करने वाले हो। लेकिन उसके लिए कंसेप्ट अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आपको लगा कि शायरी में बोलने वाला हूं ना बेटा, ठीक है, शेर और शायरी दोनों से दूर रहो, क्योंकि शेर काट लेता है और शायरी बस रहने ही दो। अब बात करते हैं बेटा जो कैपिटल पे इंटरेस्ट की बात कर रहे थे वो कैसे कैलकुलेट होता है। तो बेटा टाइमलाइन को फोकस करते हैं। कोई भी अगर इंटरेस्ट की बात करता है, मैं बात नहीं कर रहा सिर्फ इसके इंटरेस्ट की, कोई भी इंटरेस्ट जीवन में अगर आप देखो तो वो टाइम बेसिस पे लगता है। ठीक है, बोलते ना 1 साल का इंटरेस्ट हो गया, 2 महीने का इंटरेस्ट हो गया, वॉट एवर द इंटरेस्ट इज, तो बेटा टाइम बेसिस पे। तो आपको पता है कि भाई आप यहां से यहां तक अपने बिजनेस को चला रहे हो, यानी आपने 1 अप्रैल को क्या करा बेटा, ये ओपनिंग है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे बेटा ओपनिंग कैपिटल आपने लगाई होगी, मतलब इस दिन आपकी ओपनिंग कैपिटल शो रही होगी 1 अप्रैल को। और बेटा अगले साल की 31 मार्च को आपकी क्लोजिंग कैपिटल आती है। क्या आती है बेटा, क्लोजिंग कैपिटल आती है। ओके, डन एंड डन। तो बेटा यहां पे हो क्या रहा है, यहां पे ड्राइंग माइनस हो रही है, एडिशनल कैपिटल ऐड हो रही है, प्रॉफिट ऐड हो रहा है, लॉस माइनस हो रहा है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो तभी जाकर ये ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल बन जाती है और चेंजेस आते हैं। ये नॉर्मल है बेटा, इसको बोलते हैं नॉर्मल कैलकुलेशन। लेकिन आपको जो क्या कहते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है बेटा, कहां पे कैलकुलेट करोगे, वो कैलकुलेट करोगे ओपनिंग कैपिटल पे। और बदतमीजी वहां हो जाती है हमारे साथ जब हमें क्लोजिंग कैपिटल देकर के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूछते हैं। अब वापस ओपनिंग कैपिटल कहां से लाऊं, तो बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वापस जाना पड़ेगा, हमें रिवर्स कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यानी जो ऊपर हुआ वो नीचे अपोजिट करना पड़ेगा। ऊपर ड्राइंग माइनस हुई, नीचे ऐड करोगे। ऊपर एडिशनल कैपिटल ऐड दिखाई दे रही है तो अब भाई वापस आते वक्त क्या करोगे, लेस करोगे। प्रॉफिट ऐड हुआ था, वापस आने के लिए क्या करोगे, माइनस कर दोगे। लॉस माइनस हुआ था, वापस जाओगे, इंपैक्ट को हटाओगे तो बेटा लॉस को ऐड करना पड़ेगा। तब जाके आप ओपनिंग कैपिटल तक पहुंचेंगे और उस पर आप IOC लगाओगे बेटा, उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट आप लगाओगे। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं बेटा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड की, ठीक है, तो उसमें आपने पढ़ा बेटा कैपिटल अकाउंट और आपने पढ़ा करंट अकाउंट।
ठीक है, तो करंट अकाउंट के बैलेंस पे इंटरेस्ट नहीं जाता बेटा, कैपिटल अकाउंट जो है फिक्स कैपिटल उस पे इंटरेस्ट जाता है। ठीक है, और फिर बात करते हैं बेटा फ्लक्चुएटिंग की, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर जो आपकी बेटा कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल, एक ही अकाउंट है तो ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, ये सिंपल चीजें हैं, ये सिंपल चीजें हैं। अब बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसको समझने में बहुत मजा आएगा, इसलिए मैंने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए भाई मैंने क्या, ये नॉर्मल देखने को मिलता है, इररेगुलर ड्राइंग, रेगुलर ड्राइंग और अदर की कैटेगरी मैंने अपने मन से बना रखी है। ठीक है, इररेगुलर ड्राइंग और रेगुलर ड्राइंग का फैसला होता है बेटा अमाउंट और टाइमिंग के हिसाब से, कि अगर भाई आप अमाउंट निकाल दो, मान लो 2000 रुपये, हर बार जब भी निकालोगे 2000 निकालोगे, डिसिप्लिन इंसान हो, तमीजदार इंसान हो, लेकिन बदतमीजी आप टाइमिंग को लेकर कर जाते हो, कभी आज निकाला, कभी 2 दिन बाद निकाला, कभी 2 महीने बाद निकाला, कभी 1 महीने बाद निकाला, कभी 5 महीने बाद निकाला, कोई फिक्स ही नहीं है टाइम, इररेगुलरिटी है, इसलिए इररेगुलर ड्राइंग है। हो सकता है कि आप टाइम की वैल्यू करने लग जाओ और तरीके से हर महीने पैसा निकालते हो, लेकिन कभी 500 रुपये निकालते हो, कभी 5000 निकालते हो, कभी 20,000 निकालते हो, क्या तरीका है ये? तब भी आपके अमाउंट के कंटेक्स्ट में इररेगुलरिटी आ गई तो ये इररेगुलर ड्राइंग हो गई। और हो सकता है आप अव्वल दर्जे के नालायक हो तो आप दोनों जगह इररेगुलरिटी करते हो, कभी भी पैसा निकालते हो, कितना भी पैसा निकालते हो, तो इस केस में इररेगुलर ड्राइंग है। और बेटा यहां पर आईओडी कैसे कैलकुलेट करोगे आप, इसके लिए आपका नॉर्मल फॉर्मूला लगेगा बेटा। आईओडी कैसे निकालोगे, इंडिविजुअल ड्राइंग कर रहे हो ना आप, इंडिविजुअल एक एक ड्राइंग पे चुन चुन के आपको इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा। तो जो आपको क्वेश्चन में रेट दे रखा है वो इनटू में 100 और जो टाइम दे रखा है वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आपके पेपर में ज्यादातर क्या देखने को मिलता है बेटा, रेगुलर ड्राइंग देखने को मिलती है। और रेगुलर ड्राइंग का आपको सीधा सिंपल मतलब समझ में आ गया होगा कि जब भी निकालो सेम अमाउंट निकालो और जो टाइम गैप है वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए, तो इसे बोलते हैं रेगुलर ड्राइंग। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी देखते हैं, तब तक चलते हैं अदर के पास। अदर कैटेगरी का मतलब क्या है बेटा, अदर कैटेगरी का मतलब ये है कि आपको क्वेश्चन में टाइमिंग के बारे में कुछ बता ही नहीं रखा, आपको बोला आपने ड्राइंग करी ड्यूरिंग द ईयर, अब ड्यूरिंग द ईयर का क्या चार डाले हम, तो बेटा ऐसे केस में क्या टाइम लोगे, तो बेटा आप आईओडी निकालोगे टोटल ड्राइंग पे, क्या आपने पूरे साल भर में 5 लाख रुपए ड्राइंग करी फॉर एग्जांपल, तो बेटा टोटल ड्राइंग आपको क्वेश्चन में दी होगी, इनटू में रेट आपको क्वेश्चन में दिया होगा बेटा, वो तो मल्टीप्लाई करोगे, और बेटा 6 महीने की ही ड्राइंग करोगे तो आप मल्टीप्लाई करोगे 6/12 से, यानी हाफ ईयर का इंटरेस्ट ही लगाओगे आईओडी पे, हाफ ईयर का इंटरेस्ट लग जाएगा। एंड अब रेगुलर ड्राइंग पे आ जाते हैं जो भाई आपके पेपर में पूछी जाती है ज्यादातर, और यहाँ पर आईओडी क्या आएगा बेटा, बेटा जब रेगुलर ड्राइंग होती है आपको पता है कि आप फॉर एग्जांपल 2000 रुपये निकाल रहे हो और हर महीने निकालते हो, 12 महीने होते हैं तो साल में आपने 24,000 रुपये निकाले, तो आप टोटल ड्राइंग पे इंटरेस्ट लगा सकते हो आराम से। तो टोटल ड्राइंग इनटू में क्वेश्चन में आपको रेट गिवन होगा कि कितने रेट पे इंटरेस्ट दिया जा रहा है, लिया जा रहा है ड्राइंग पे, एंड बेटा 12 से डिवाइड करोगे टाइम को, टाइम कौन सा, एवरेज पीरियड। सर ये क्या होता है बेटा, यहीं से तो कहानी शुरू होती है, ये एवरेज पीरियड जिसको आ गया वो सब कुछ कर लेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये 12 लिखना आपको आता ही है, तो एवरेज पीरियड निकालना आना चाहिए। तो बेटा ड्राइंग भी अलग अलग स्टाइल से होती है, देखो जरा ध्यान से, और क्वेश्चन भी करके देखेंगे अभी यहाँ पे इसके। ठीक है, तो एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं, तो बेटा रेगुलर, सिर्फ रेगुलर ड्राइंग के लिए ही मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, और किसी पे अप्लाई मत करना। रेगुलर ड्राइंग के लिए एवरेज पीरियड कैसे निकालोगे बेटा, पीरियड आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग के बाद जो पीरियड है कि कितना समय बचा है साल खत्म होने में पहली ड्राइंग के बाद, वो टाइम लिखो, प्लस वो टाइम लिखो जो लास्ट ड्राइंग के बाद, पीरियड आफ्टर लास्ट ड्राइंग। ठीक है, तो साल खत्म होने में लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा है, उन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो, काम बन गया बेटा। सर बस इतना था बेटा, और है ना, टेंशन क्यों लेते हो। अब हो सकता है आप मंथली ड्राइंग करो, हो सकता है आप क्वार्टरली ड्राइंग करो। सर ये क्या होता है बेटा, यानी हर महीने ड्राइंग करो या फिर हर 3 महीने में एक बार ड्राइंग करो। क्वार्टरली का मतलब होता है जब साल को हम 3 बराबर मतलब 4 बराबर हिस्सों में बांट देते हैं। ठीक है, तो चाहे मंथली ड्राइंग करो चाहे आप क्वार्टरली ड्राइंग करो, हो सकता है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ या बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर या फिर मिडिल ऑफ एवरी मंथ, यानी हर महीने के बीच में, यानी 15 तारीख को आप ड्राइंग करते हो, या मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर यानी हर 3 महीने के जो बीच में डेट आती है उस पर आप ड्राइंग करते हो।
हो सकता है आप एंड ऑफ एवरी मंथ, यानी हर महीने के एंड में ही ड्राइंग करते हो। देखो सिस्टम तो है ना, सिस्टम तो है, ये बात तो क्लियर है कि भाई हम टाइम के पंक्चुअल है, यानी हमने टाइम गैप एक ही बराबर ले रखा है, हर बार ड्राइंग करते हैं लेकिन समय के पक्के हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे करके आपको मैं यहां पर एवरेज पीरियड निकालता हुआ दिखाई देता हूं कि भाई देखो, पहला अगर भाई कैसा बेटा, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बेटा बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है, तो बेटा क्या होगा यहाँ पे, टाइम लाइन से समझाना चाहूंगा। पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा साल खत्म होने में। देखो साल शुरू होता है 1 अप्रैल को, साल खत्म होता है अगले साल की 31 मार्च को। तो बेटा बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो पहले महीने की पहली तारीख 1 अप्रैल ही है, तो बेटा साल खत्म होने में पूरे 12 महीने हैं। क्या बेटा, पूरे 12 महीने हैं। और बेटा लास्ट ड्राइंग कब होगी, हर महीने करो तो लास्ट मंथ में करेंगे, और लास्ट मंथ की पहली तारीख बेटा 1 मार्च है, यानी मार्च तो लास्ट मंथ है, तो 1 मार्च को हमने क्या करी बेटा, लास्ट ड्राइंग करी, और अभी 1 महीना बाकी है साल खत्म होने में। तो बेटा पीरियड आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इज 12 मंथ और पीरियड आफ्टर लास्ट ड्राइंग इज 1 मंथ डिवाइडेड बाय 2, तो 13 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6.5 मंथ्स। तो बेटा इस केस में आपका क्या होगा, 6.5 मंथ आपका एवरेज पीरियड होगा। इजी है ना। आ रही है बात समझ में, इजी है। ऐसे बेटा आप एक एक करके सब कुछ कर देते हैं। मिडिल ऑफ एवरी मंथ देखते हैं, मिडिल ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, और वैसे सारा कराना नहीं चाहिए मुझे बच्चों को दिक्कत हो जाती है, बच्चा कहता है सर इसका बता दो, एक होमवर्क दूंगा इसका, एंड ऑफ एवरी मंथ वाला खुद करोगे, वो आप कमेंट में बता के जाना। ठीक है, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो। तो यहां पे क्या होगा बेटा, एंड ऑफ एवरी मंथ, सॉरी मिडिल ऑफ एवरी मंथ, तो पहले महीने की मिडिल डेट पर है, तो अप्रैल का पहला महीना, पहली ड्राइंग 15 अप्रैल को हो रही है, तो बेटा आधा महीना जा चुका है, 0.5 मंथ जा चुके हैं, तो साल खत्म होने में अब 11.5 महीने बाकी हैं, 11.5 महीने बाकी 11.5। लास्ट ड्राइंग बेटा लास्ट मंथ के मिडिल में यानी 15 मार्च को होगी, और बेटा अब 31 मार्च आने में सिर्फ आधा महीना यानी 0.5 मंथ बाकी है। तो बेटा यहाँ पे क्या 0.5 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, 12/2 इज इक्वल टू 6 मंथ्स। आई बात समझ में। अब बेटा आपको एंड ऑफ एवरी मंथ खुद करना है, एंड ऑफ एवरी मंथ का एवरेज पीरियड क्या आएगा वो आपको खुद करना है। ठीक है, कमेंट कर देना। ऐसे इस सेशन के बीच में होमवर्क देता रहूंगा मैं थोड़ा थोड़ा। ठीक है, 4th पे आते हैं। बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर क्या होगा बेटा, क्वार्टर मैंने आपको बताया आपको कि भाई हम पूरे साल को 4 बराबर हिस्सों में बांट देते हैं। तो बेटा अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। तो बेटा पहली ड्राइंग कब हुई होगी, पहले क्वार्टर के बीच, कहाँ पे बेटा बिगिनिंग में, तो पहले क्वार्टर की शुरुआत अप्रैल में हो रही है, अप्रैल की शुरुआत 1 अप्रैल को हो रही है, तो बेटा साल खत्म होने में पूरे 12 महीने बाकी हैं, क्योंकि 31 मार्च को साल खत्म होगा। आई वास्तव में 31 मार्च को साल खत्म होगा भाई। फिर लास्ट ड्राइंग से हमें मतलब है, बाकी भाई इससे मतलब है नहीं हमें। लास्ट ड्राइंग से मतलब, लास्ट ड्राइंग बेटा लास्ट क्वार्टर की बिगिनिंग में, तो बेटा लास्ट क्वार्टर की बिगिनिंग कब हो रही है, जनवरी में हो रही है, और जनवरी की पहली तारीख को हो रही है, तो 1 जनवरी। अब बेटा पूरे 3 महीने, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने बेटा, तो पहली ड्राइंग के बाद 12 महीने और लास्ट ड्राइंग के बाद 3 महीने बचे, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, 15/2 दैट इज 7.5। ठीक है, आई बात समझ में। तो अब बेटा यहाँ पे 2 होमवर्क मिल जाएंगे आपको। ठीक है, क्योंकि देखो करना वही है, बार बार मैंने इसमें कुछ अलग नहीं कर दिया क्वार्टरली में, बस पहली ड्राइंग कब हो रही है वो देखा है मैंने। अब ये देखने की प्रैक्टिस तो आपको करवाऊंगा ना मैं, तो हर चीज़ मैंने भाई मैं फीड, ठीक है, स्पून फीडिंग नहीं करूंगा, एकदम थाली में सजा के आपको सारी चीज़ें दे दूँ, आपको मेहनत कराऊंगा तभी आप परिपक्व बनेंगे, मैच्योर होंगे। ठीक है, तो मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर, और देखता हूँ भाई कितने अच्छे बच्चे हैं। बच्चे क्या कहते हैं, इस चीज़ पे भी ध्यान नहीं देते। अरे ठीक है ना, कमेंट करोगे तो पता चलेगा भाई पढ़ भी रहे हो नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है,
मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर और एंड ऑफ एवरी क्वार्टर आप कमेंट करके बताओ। ठीक है, कमेंट। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा? ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। हमें मतलब नहीं है, हमें ड्राइंग करनी होगी बेटा ना, ड्राइंग पे इंटरेस्ट। तो ए ड्रू रेगुलरली 4000, भाई 4000 रुपये निकालता है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में। और बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में बेटा एवरेज पीरियड क्या आता है? एवरेज पीरियड आता है बेटा 6.5 मंथ। ठीक है, तो ये कैलकुलेट आपको उस क्वेश्चन में करना पड़ेगा। तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालोगे बेटा? टोटल ड्राइंग क्या है बेटा? 4000 रुपये हर महीने की पहली तारीख को निकालते हो, तो 4000 12 महीने तक निकालोगे तो 12 से मल्टीप्लाई करके टोटल ड्राइंग आ जाएगी। इनटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देखा बेटा 10%। ठीक है, तो 10/100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। इनटू में एवरेज पीरियड 6.5 है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ अभी निकाला था हमने, डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो अगर आप इसको करोगे 12 से 12 कैंसिल होगा, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 0। ठीक है, एक मिनट, मैंने क्या थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं कैलकुलेशन को। ठीक है, 12 से 12 कैंसिल कर ही दिया हमने, 0 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 400 बचा बेटा, 400 बचा। तो क्या करोगे आप? इस 400 को 40 गुना 65 भी तो कर सकते हो। ठीक है, एक जीरो लगाओ, मतलब एक जीरो इसको दे दिया तो पॉइंट हट गया ना इसका। कैसे भी कर लो बेटा, अब 400 गुना 6.5 कर लो तब भी बात वही है। ठीक है, अच्छा इसके भी बहुत तरीके हैं। एक तो आप ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हो, एक मिनट मेरे पेन की जुबान लड़खड़ा गई। ठीक है, एक तो आप ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हो, और एक और तरीका है मजेदार। बेटा देखो, आप 400 गुणा 650 को और कैसे कर सकते हो? कैलकुलेशन भी तो आपको दिक्कत देती है। तो 400 गुणा 650 को आप बेटा इसको 2 से डिवाइड करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी इसको 2 गुणा 200 लिख सकते हैं और इसको 6.5 कर सकते हैं। तो बेटा इसकी 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो ना, तो 200 गुणा 13 हो जाएगा, और 13 दूनी 26 होता है। तो बेटा स्टाइल होता है अपना अपना कैलकुलेशन करने का। क्या होता है? स्टाइल होता है। तो 2600 आंसर आ गया बेटा। अब आप कैसे भी कर सकते हो। ये चीज जो मैंने आपको लिख के दिखाई है, आप सिर्फ सोच के ही कर सकते थे। 400 गुणा 6.5 करना मुश्किल है। ठीक है, 40 गुणा 65 करने में भी शायद आपको दिक्कत हो जाए, लेकिन ये तो आप सोच सकते थे ना कि 400 का मतलब होता है 2 गुणा 200, और 2 की मल्टीप्लाई अगर मैं इसको 6.5 को दे दूं तो 13 हो जाएगा, 13 दूनी 26 हो जाएगा, बस खत्म बात। स्टाइल बेटा, पेपर में टाइम बचाता है ये। ठीक है, ओके, तो ये आपका क्वेश्चन एक होमवर्क होगा। इसमें क्वार्टर्स वाली क्या कहते हैं कैलकुलेशंस है। ठीक है, आसान है। बस इसका एक हिंट आपको दे देता हूं जो आप गड़बड़ करोगे। इन्होंने बोला है आप 7,500 रुपये निकालते हो हर क्वार्टर, तो हर क्वार्टर यानी क्वार्टर है ही कितने पूरे साल भर में? 4। तो बेटा टोटल ड्राइंग के लिए 12 से नहीं 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। बाकी रेट ऑफ इंटरेस्ट आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना, और बेटा एवरेज पीरियड अपना अपना देख लेना। ठीक है, बिगिनिंग एंड और मिडिल ऑफ एवरी मंथ एवरी क्वार्टर। तो भाई अपने को होमवर्क चाहिए, कमेंट करके बताइए। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बेटा कैलकुलेशन ऑफ कमीशन की। कमीशन कैलकुलेट हो रही है, ओहो, किस पे होती है बेटा? परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट, कि नेट प्रॉफिट में एक परसेंटेज मल्टीप्लाई करेंगे काम बन जाएगा। तो बेटा 2 तरीके से देखते हैं, बिफोर चार्जिंग कमीशन और आफ्टर चार्जिंग कमीशन। बेटा बिफोर और आफ्टर का ध्यान रखो, काम बन जाएगा। इसी से आपके फॉर्मूले याद होंगे। जहां पे भी बिफोर दिखे तो आप नेट प्रॉफिट में रेट अपॉन में 100 कर दोगे, और जहां पे भी आफ्टर दिखे तो आप क्या करोगे बेटा? रेट नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन में 100 प्लस रेट, 100 प्लस रेट। यानी अगर रेट 10% है तो 10 बटे में 100 प्लस 10 यानी 110। ऐसे काम चलेगा बेटा, समझे? आसान है। इसके भी क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या है, एक्स वाई 2 पार्टनर है बेटा। एक्स को कमीशन मिलेगी 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर, यही तो ध्यान देना है, बिफोर चार्जिंग कमीशन। वाई को कमीशन मिलेगी 10%, इसको भी 10% मिलेगी, लेकिन आफ्टर कैसे बेटा? चार्जिंग ऑल कमीशन, ऑल मतलब एक्स की भी कमीशन हटाओ। ठीक है, और प्रॉफिट है कितना बेटा? 55,000 है, ये बताना है आपको। तो बेटा पहले एक्स की कमीशन निकालेंगे, एक्स कमीशन है ना 55,000, प्रॉफिट इनटू में बिफोर है ना, तो रेट अपॉन में 100, रेट क्या है? 10 अपॉन में 100, क्या आ गया बेटा? 5,500 रुपए एक्स को कमीशन मिलेगी। वाई की कमीशन देखते हैं, वाइस कमीशन क्या होगा बेटा? वाइस कमीशन
अब इस y की कमीशन है सारी कमीशन के बाद, तो बेटा 55,000 रुपये आपका प्रॉफिट है, जिसमें से हमें x की कमीशन पता चल चुकी है, वो माइनस कर देंगे, लेकिन y की कमीशन नहीं पता चली है, इसलिए हम क्या करेंगे बेटा, रेट अपॉन में 100 प्लस रेट, ठीक है। तो क्या आएगा 49500 इंटू में 10 अपॉन में 1110, मतलब 110, तो 0 0 कैंसिल, 11 से ये कैंसिल, बेटा क्या आ रहा है 4,500 आ रहा है, 4,500 आ रहा है। इसको आप क्या कहते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन में भी दिखा सकते हैं। 55,000 यहाँ दिखाओगे कमीशन ऑफ पार्टनर एक्स और वाई की, ठीक है, 5,500 4,500, तो 10,000 की कमीशन हो गई, ठीक है। 55,000 में से 10,000 माइनस करो, 45,000 रुपये आपका प्रॉफिट आएगा, बराबर बांटोगे तो 22,500 आएगा, बना सकते हो। अब बात करते हैं बेटा पास्ट एडजस्टमेंट की, जो कि एक ऐसा टॉपिक है जो कंसेप्ट से ज़्यादा क्वेश्चन की वजह से क्लैरिटी आएगी। तो जब हम इसके डेडिकेटेडली क्वेश्चन करेंगे तो भाई वाकई में मजा आएगा। और 12th में जो ये पहला चैप्टर है, इसके अंदर सबसे ज्यादा जो नाक में दम करता है वो पास्ट एडजस्टमेंट है कई बच्चों के। तो अभी फिलहाल हम इसके कंसेप्ट को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, क्या है क्यों है, और बाकी आपके कमेंट पे डिपेंड करता है, प्रैक्टिस भी करेंगे इसकी, ठीक है, बता देना आप कमेंट करके। तो बेटा आपने कुछ किया जो कि गलत था, लेकिन कुछ जो करना चाहिए था जो सही था, इन दोनों को अगर आप कंपेयर कर दोगे और उसके बाद बेटा आप एक रेक्टिफाइंग एंट्री करोगे तो आपकी गलतियां ठीक हो जाती हैं। पास्ट एडजस्टमेंट, पास्ट को तभी एडजस्ट करना पड़ता है जब हमने पास्ट में कोई गलती की हो, पास्ट में जब कोई गलती की हो तभी एडजस्ट करना पड़ता है मेरे भाई। तो आपने कुछ गलत किया और आपको पता चल जाता है कि सही क्या करना था, तो इन दोनों को मैं कंपेयर करूंगा तो मुझे पता चलेगा मुझे करना क्या है, ठीक है। बहुत सारे ड्रॉपर बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे होंगे जो सीयूटी ड्रॉपर है। तो बेटा आपने कुछ किया जो कि गलत साबित हुआ, लेकिन आपने सब कुछ गलत नहीं किया था, तो जो जो सही किया था वो आपको इस जो करना चाहिए था उसको देख के कंपेयर कर लिया कि भाई मैंने ये चीजें ठीक करी थी, लेकिन सारी चीजें ठीक नहीं करी थी, इसलिए गड़बड़ हो गई। तो अब जो कंपेयर करके बचा हुआ सही करना है वो और कर लेंगे हम। फॉर एग्जाम्पल आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी 1 लाख रुपए देकर के, और आपने एंट्री क्या करी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। आपने 1 लाख रुपए दिया और आपने ये एंट्री कर दी। सर ये तो गलत है, सही क्या था, सही था कि हमने 1 लाख रुपए दिया, कैश बढ़ना चाहिए था, टू कैपिटल अकाउंट, तो 1 लाख कैश डेबिट और 1 लाख कैपिटल क्रेडिट। तो बेटा कंपेयर कर लो ना कि भाई कैपिटल तो क्रेडिट करना था और कैपिटल ही क्रेडिट किया है, तो इतना तो सही किया था, तो गलत क्या किया उसको ठीक कर लो। गलती ये करी कि फर्नीचर को मैंने डेबिट कर दिया, अब मैं क्रेडिट कर देता हूं कंपेयर करके, इन दोनों कंपेयर कर रहा हूं ना मैं, तो मैं फर्नीचर को क्या कर रहा हूं, क्रेडिट कर रहा हूं, तो डेबिट हुआ था, क्रेडिट करके इंपैक्ट निल हो गया 0। और कैश को डेबिट करना चाहिए था, नहीं करा, तो अब कर दो। तो आप अपनी गलती सुधार रहे हो बेटा। अब कंपैरिजन से मुझे कैसे पता चला, मुझे कैसे पता चला, तो मैंने एक रेक्टिफाइंग एंट्री कर दी बेटा, मैंने इन दोनों को कंपेयर किया था। और ये आपका एक चैप्टर था क्लास 11th के अंदर जिसको आप बोलते थे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। क्या बोलते थे बेटा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बोलते थे। और उसी बेसिस पे बेटा पास्ट एडजस्टमेंट आपकी बनाई गई है, ये एक टॉपिक उसी बेसिस पे बनता है। एक क्वेश्चन छोटा सा करके देखते हैं, बेसिक क्वेश्चन है, इससे बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन पहले तो आपको मैं थोड़ा घुटनों के बल चलना सिखाऊंगा। प्रैक्टिस सेशन में भाई इस कॉन्सेप्ट को लेकर दौड़ेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। तो पी क्यू पार्टनर है बेटा, इक्वल पार्टनर्स है, 1:1 का रेशियो, कैपिटल इनकी 1 लाख रुपए और 50,000 रुपए रिस्पेक्टिवली। पार्टनरशिप डीड में बोला है कि 10% क्या है बेटा इनका, IOC है, लेकिन हमने प्रॉफिट बांट दिए विदाउट प्रोवाइडिंग IOC, यानी 10% का इंटरेस्ट हमने नहीं दिया और हमने प्रॉफिट बांट दिए, तो गलत है, गलती कर दी ना। तो बेटा 10% प्रॉफिट कितना होता, 1 लाख का 10,000 रुपये होता, और 50,000 का 10% 5,000 रुपये होता। तो बेटा हमें P और Q को 10,000 रुपये देना था और 5,000 रुपये देना था, ये देना था बेटा। हमने किया क्या, हमने ये देना हम भूल चुके हैं, तो बेटा इस 15,000 को हमने गलती से प्रॉफिट समझ के इक्वल बांट दिया होगा। तो यानी हमने P को और Q को 7,500 रुपये इक्वल और इसको भी 7,500 रुपये इक्वल दे दिया होगा। देना कितना चाहिए था, 10,000, दिया कितना, 7,500, जो कि गलत है। तो बेटा इसको और पैसा दे दो ना, बात खत्म।
तो बेटा 2,500 रुपये इसको और दे दो, पी के कैपिटल को क्रेडिट कर दो। देने का मतलब इसकी कैपिटल इंक्रीज करना, कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं। इसको कितना देना था बेटा? 5,000 देना था, लेकिन हमने क्या किया, इसको 7,500 रुपये दे दिया। ये तो गलत है, इससे पैसा वापस लो भाई साहब, पैसा देना जरा वापस। तो बेटा क्यू से वापस पैसा लेंगे, कितना ज़्यादा दे दिया बेटा? 2,500 रुपये ज़्यादा दे दिया, तो इसकी कैपिटल को हम कम कर रहे हैं बेटा, डेबिट कर रहे हैं। ठीक है, तो आंसर क्या लिखोगे बेटा? ये वर्किंग नोट में दिखाओगे और आप लिखोगे क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,500 रुपये टू पीज कैपिटल अकाउंट 2,500 रुपये। तो बेटा ऐसे काम होता है। ये एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत जनरल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस में धीरे धीरे हम करते चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, चैप्टर खत्म होने वाला है। ठीक है, हमने ऑलमोस्ट हर एक कंसेप्ट कर लिया, ऑलमोस्ट क्या, हमने सारे कंसेप्ट कर लिए। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस के बिना बात नहीं बनती, और प्रैक्टिस सेशन भी आपका जल्दी हम इसके लिए लेकर आएंगे। अब बात करते हैं व्हेन एप्रोप्रिएशन आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। जब आपका जो एप्रोप्रिएशन है यानी एओपी जो आप पढ़ रहे हो वो इतने ज्यादा है कि अवेलेबल प्रॉफिट उतना है ही नहीं। सर समझ नहीं आ रहा, चलो कहानी बताते हैं। बेटा दो पार्टनर थे ए और बी। ए और बी को सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था। कितना कितना? सैलरी ए को मिलनी थी 10,000 रुपये, बी को कोई सैलरी नहीं मिलनी थी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को मिलना था 6,000 रुपये और बी को मिलना था 8,000 रुपये। टोटल की बात अगर हम करें तो ए को टोटल एओपी कितने मिलने थे बेटा? टोटल एओपी हमें ए को मिलने थे 16,000 रुपये और टोटल एओपी बी को मिलने थे 8,000 रुपये। ठीक है, लेकिन बात यह है कि 16,000 और 8,000 24,000 होते हैं, और हमारा जो प्रॉफिट इस साल हुआ है वो सिर्फ 15,000 हुआ है। ओ माई गॉड, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट नहीं लग रहा है ये। क्यों? क्योंकि हमें यह सिखाया गया था कि हम एओपी देंगे सब पार्टनर्स को जब प्रॉफिट होगा, लेकिन ये तो दुविधा है, ये तो डिलेमा है कि भाई प्रॉफिट है तो सही लेकिन इतना तो दे ही नहीं सकते हम। तो हमारे एप्रोप्रिएशन क्या है? मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट, यानी जितना प्रॉफिट है उससे ज्यादा हमारे एओपी हैं। तो बेटा ये क्या है बेटा? इसी का एओपी रेशियो बनाएंगे अब हम। और एओपी रेशियो क्या बन रहा है बेटा? 16,000 और 8,000 का। 8,000 एकम 8,000, 8,000 दुनी 16,000। मुझे 8,000 का टेबल आ गया भाई। ठीक है, और एओपी का रेशियो क्या है बेटा? 2:1 बन गया। अब बेटा यही एकमात्र रास्ता है कि हम जो भी प्रॉफिट है उसको एओपी के रेशियो में बांटे। हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अब नहीं बांटेंगे। भले ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल दे रखा हो, हम 2:1 में ही बांटेंगे। भले ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 दे रखा हो, हम 2:1 ही बांटेंगे जो एओपी बोलता है हमारा। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट बनाएंगे तो बेटा आपका यहाँ पे ये पीएल एप्रोप्रिएशन का एक छोटा सा डब्बा बना रखा है, बाय नेट प्रॉफिट 15,000 रुपये यहाँ दिखाएंगे, और यहाँ पे चुपचाप लिख दो एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। कुछ मत लिखो कि क्या क्या दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहे हैं, कुछ मत लिखो। बस ये वर्किंग नोट बना देना और बता देना कि भाई हमने 15,000 को 2:1 के रेशियो में बांटा है। तो क्या बनेगा बेटा? ए को मिलेगा 10,000 रुपये और बी को मिलेगा 5,000 रुपये, और टोटल कर देंगे बेटा 15,000 रुपये। क्या बेटा? 15,000, 15,000, 15,000। सिंपल है। एंड आज के इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ये, और ऐसे तो हम इसको जाने नहीं देंगे। इसका एक क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ठीक है, और मैं आपको बता रहा हूं वन शॉट है, सारे कंसेप्ट कराने की जिम्मेदारी मेरी, और बेसिक क्वेश्चन भी मैंने लगभग हर कंसेप्ट के बता दिए हैं, तो इसका भी बताएंगे और पेपर में इसके आने के चांसेस भी हैं। तो बेटा गारंटी ऑफ पार्टनर, गारंटी ऑफ प्रॉफिट, अगर हम किसी पार्टनर को प्रॉफिट की गारंटी दे देते हैं तो फिर क्या होगा? सर उसको फिर प्रॉफिट मिलेगा, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, प्रॉफिट कम आए तो भी उसको उतना प्रॉफिट मिले जितनी गारंटी दे रखी है। तो हो सकता है बेटा कि मान लो ए बी सी 3 पार्टनर है और सी को गारंटी दी है। ठीक है, हो सकता है सिर्फ ए ने दी हो गारंटी, हो सकता है दोनों ने ही गारंटी दी हो, कुछ भी हो सकता है। मुझे इस कंसेप्ट को समझाने के लिए मुझे लगता है कि इसके क्वेश्चन ही एक मात्र तरीका है, एक पास्ट एडजस्टमेंट और एक गारंटी वाला टॉपिक। इसका क्वेश्चन कर लो बेटा, आपको अच्छे समझ में आएगा। इसके कॉन्सेप्ट में इतना मुझे वो नहीं लगता, इसके क्वेश्चन की लैंग्वेजेस में मुझे लगता है कि हाँ दम है। आई बात समझ में? तो लो भाई कुछ करते हैं इसका। तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। सी को बेटा आपने मान लो गारंटी दी है कि भाई तेरे को 5,000 रुपये मिलेंगे ही मिलेंगे, कुछ भी हो जाए। लेकिन ए बी और सी को जब प्रॉफिट बांटने लग गए तो बेटा
मान लो इनका जो रेशियो है वो क्या है बेटा, 2:1:1। तो अब जब गारंटी दी है तो अगर 5,000 से कम आया, मान लो इसको हम दे रहे थे भाई पैसे तो एक काम करते हैं, इसको 4700 रुपए ही दे पाए बेटा, कितना, 4700। तो गारंटी तो 5,000 की दी है, तो सर 300 रुपए कम रह गए, 300 रुपए कम रह गए, गारंटी तो दी है, तो अब इसको पूरे 5,000 देने पड़ेंगे। तो बेटा इसको बोलते हैं हम डेफिशिएंसी। क्या बोलते हैं? डेफिशिएंसी बोलते हैं। और इस डेफिशिएंसी को ए और बी दोनों कैसे हैंडल करेंगे? तो सर या तो आपको डेफिशिएंसी रेशियो दिया हो क्वेश्चन में, तो बेटा हम वो यूज कर लेंगे कि डेफिशिएंसी को कैसे बांटे उस चीज का रेशियो। लेकिन अगर आपको ये नहीं दिया है तो जो बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, तो ए बी सी का रेशियो क्या है, 2:1:1। तो बेटा ए को तो गारंटी ही दी है, तो देखेंगे किसका, ए और बी का। तो ए और बी का क्या, 2:1। तो 200 रुपए बेटा ए दे देगा और 100 रुपए कौन दे देगा बेटा, सी दे देगा, ठीक है, सॉरी बी दे देगा। तो मान लो इसको भाई 8,000 रुपए मिल रहे हैं, इसको मिल रहे हैं बेटा 4,000 रुपए, ठीक है। प्रॉफिट पता नहीं कितना हुआ, ऐसे इमेजिनरी बेटा, इसको वैसे मत देखना, ये इमेजिनरी नंबर है, आप ये मत सोचो कि भाई क्या कर रहे हैं। तो बेटा 200 रुपये इसमें से माइनस हो जाएंगे, तो इसके कितने बेटा बचे, 7,800 रुपये, और 100 रुपये इसके माइनस हो जाएंगे, इसके 3900 बचे। और बेटा ऐसे इसको 300 रुपये पूरे मिलेंगे और पूरे 5,000 रुपये की गारंटी हो जाएगी। क्वेश्चन करके देखेंगे, मजा आएगा बेटा। इमेजिनरी नंबर में वो मजा कहाँ, इमेजिनरी नंबर में वो मजा कहाँ है। तो बेटा क्वेश्चन क्या है, एबीसी पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है बेटा, 4:2:1। इट वॉज प्रोवाइडेड सीज शेयर इन प्रॉफिट फॉर अ ईयर वुड नॉट बी लेस देन 7,500। सी को जो शेयर मिलेगा साल भर का, वो बेटा 7,500 रुपए से कम नहीं होगा। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 अमाउंटेड टू ₹31,500। तो जो प्रॉफिट आया बेटा साल भर का, वो 31,500 रुपए आया। यू आर रिक्वायर्ड टू show the appropriation among the partner, the profit and loss appropriation account is not required। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार अकाउंट के थ्रू बताना चाहूंगा, ताकि आपको पेपर में तो अकाउंट बनाने को ज्यादा आएगा ना। तो 31,500 बेटा पहले हम यहां लिखेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, बाय नेट प्रॉफिट। तो बेटा करना क्या है, सबसे पहले नॉर्मली इनर कॉलम के अंदर आपको सब कुछ बांटना है, ठीक है। ए इज कैपिटल अकाउंट, B is capital account और C is capital account। तो बेटा 4:2:1, 4:2:1 रेशियो है। तो बेटा 4 और 2 6 और 1 7, तो 31,500 को हम 7 से डिवाइड करेंगे और 4 से 2 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 से करा हमने इसको, तो क्या है 4 और ये 5 और 0, ठीक है। तो 4500 गुणा 4 18,000 हो गया बेटा, 4500 गुणा 2 9,000 हो गया, और 4500 गुणा 1 यानी 4,500। अब बेटा इसको गारंटी दी थी हमने 7,500 रुपए की, तो बेटा 7,500 की गारंटी दी और इसको तो मिल सिर्फ रहा है 4,500। तो बेटा 3,000 रुपए की क्या आ गई, डेफिशिएंसी आ गई। क्या आ गई बेटा, डेफिशिएंसी आ गई। लेकिन क्या आपको पूरे क्वेश्चन में कहीं कुछ और बता रखा है कि डेफिशिएंसी कैसे बांटेंगे, नहीं, सिर्फ पीएसआर दे रखा है। और बेटा क्या है 4:2:1, ए बी सी को तो गारंटी मिली है, तो बेटा इनका रेशियो देखेंगे, क्या है इनका रेशियो 4:2। इसको सिंप्लीफाई करके 2:1 भी लिख सकते हैं। और 3,000 को अगर भाई 3,000 का अगर हम 3 हिस्से करें तो 2 हिस्से ए देगा, यानी 2,000 रुपये अगर ए देगा तो बी कितना देगा बेटा, 1,000 रुपये देगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम करने वाले हैं, हम लेस करेंगे बेटा डेफिशिएंसी मेट, ठीक है, कितना 2,000 रुपये। तो बेटा इसको कितने मिलेंगे, 16,000 रुपये मिलेंगे। फिर लेस डेफिशिएंसी मेट कितना बेटा, इसको 1,000 रुपये देना है, तो बचे किसके इतने 8,000 रुपये, और ऐड करेंगे बेटा, ठीक है, और डेफिशिएंसी रिसीव्ड फ्रॉम, पूरा लिख देना, ठीक है। अभी तो मैं शॉर्ट में ले रिसीव फ्रॉम ए एंड बी 2,000 और 1,000 ऐसे करके लिख देना, टोटल 3,000 रुपये लिख देना। 7,500 आ गया, और टोटल करेंगे 31,500 आ रहा है, 31,500 आ रहा है। बेटा इतना आसान है, आराम से हो जाता है सारा कुछ। बस आपको पहले बेसिक क्वेश्चन करने कंसेप्ट समझ के उसके बाद धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते चले जाना है, और कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको अकाउंटिंग करने से रोक सके, ठीक है। एक बेसिक सा डिसेंट सा
क्वेश्चन के साथ एक वन शॉट दिया मैंने आपको, कंसेप्ट एकदम सॉलिड कर दिए, और आपको एक बेसिक चीजें करा करा के, क्योंकि अभी सीधे एक हार्ड क्वेश्चन दे दूं तो बेटा आपकी तो अभी क्लास शुरू हुई है ना, तो ऐसे जुल्म मैं करता नहीं, ठीक है। तो चलिए, तो ये क्लास खत्म होती है, चैप्टर खत्म होता है, और आप भाई कमेंट करके बताइए आपको ये क्लास कैसी लगी। एंड आप भाई हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। आप लोगों के लिए क्लास 12th की प्रिपरेशन और CUET की प्रिपरेशन भाई प्रॉपर आपको यहाँ पे मिल जाएगी। चाहे आप बुक्स की बात करें, चाहे आप टेस्ट सीरीज की बात करें, चाहे आप लाइव क्लासेस की बात करें, चाहे आप महापैक की बात करें, हर चीज आपके लिए अवेलेबल है। और आपको क्या करना है हमारे साथ जुड़ने के लिए, Adda247 ऐप डाउनलोड करना है या वेबसाइट पे विजिट करना है adda247.com। बुक्स के लिए आप कोड लगाएंगे Y550S, और बैचेस के लिए, क्लासेस के लिए आप कोड लगाएंगे Y550, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। कैसे बेटा आप ले सकते हैं डिस्काउंट, आपको भाई मैंने जैसा बताया, ऐप डाउनलोड कर लो, या फिर आप क्या करो बेटा, या फिर आप गूगल पे जाके सर्च करो Adda247, ठीक है। वेबसाइट आपको यहाँ पे दिख जाएगी, क्या दिख रही है बेटा, ठीक है, adda247.com। ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना है, UG PG एंट्रेंस एग्जाम पे जाना है, CUT UG पे जाना है, CUT कॉमर्स पे जाना है बेटा, CUT कॉमर्स पे जाना है। और बेटा उसके बाद आपको यहाँ पे एम्बिशन बैच दिखाई दे रहा है, जिसमें आपकी क्लास 12th की और आपके CUET की भी तैयारी हो जाएगी 2025 के लिए, ठीक। और महापैक भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है विद बुक्स बेटा। ये यहाँ पे आपको महापैक का मतलब है कि आपको एम्बिशन बैच भी मिलेगा, और आगे आने वाले जितने भी बैचेस हैं क्लास 12th और CUET के लिए, वो आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, ठीक है। मतलब क्लास 12th के लिए तो ये है, और CUET के लिए जो भी बैचेस आएंगे वो आपको महापैक के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। आपने अगर एक बार महापैक ले लिया, साल भर आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं लाइव क्लासेस के थ्रू, ठीक है। और बहुत इसमें आपको फायदा मिलने वाला है। मैं भाई आपको बोलूँ ये इन्वेस्टमेंट है बहुत अच्छी, ठीक है। लेकिन अगर आप अभी फिलहाल एक इस बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे बेटा, क्लिक करेंगे और बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, आपसे पूछेगा एंटर कूपन कोड, ठीक है। तो बेटा लाइव क्लासेस के लिए, बैचेस के लिए कोड क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, Y550, जो अभी मैंने आपको पहले भी दिखा दिया, ठीक है। कोड क्या Y550। जैसे ही बेटा आप अप्लाई करेंगे, आपको 10,199 का आपको प्राइस दिखाई दे रहा है, ये कम होकर 9,599 का हो जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या पढ़ाया जा रहा है बेटा, GT, इंग्लिश, हिंदी, ठीक है। आपके डोमेन्स पढ़ाए जा रहे हैं, अकाउंटेंसी, BST, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स। तो आपकी फुल कवरेज है बेटा, आपकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो बैच के लिए ये, और अगर आपको बुक्स चाहिए तो आपको कोड आपको बता ही दिया। इसी प्रकार से आप क्या कहते हैं, आप अपने बुक्स को परचेज करेंगे, जैसे आपको बैच परचेज करना बताया मैंने Y550S लगा करके, ठीक है। बुक्स और टेस्ट सीरीज के लिए कोड अलग है और बैचेस के लिए अलग है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी, और इसको आप पूरा प्यार देंगे, कैसे, लाइक करके बेटा, ठीक है। एफर्ट्स की वैल्यू आप कितना कर रहे हैं वो आपके लाइक से पता चल जाता है। और सबके साथ शेयर कीजिए, ये ग्रेटिट्यूड है सबके प्रति, शेयर जरूर कीजिए। और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, एंड कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, किसी और क्लास में, प्रैक्टिस क्लास में भी मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।